शमानां माशां ऋतुभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि इंद्राग्नि विश्वै देवास्ते अनुमन्यतां महनीयमानाम् द्वादशपृथयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कुतचिके तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीला विचाचलाये। ओम। आज की इस ज्योतिष शिक्षण कक्षा में सम्मिलित आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय समसामयिक चर्चा का है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये विषय इसलिए भी है कि आज जो बातें हम करेंगे, जो कुछ भी हम आपको विषयांतर्गत पहलुओं से अवगत कराएंगे, वो अगर आप ठीक से समझ लिया तो ये समझिए कि आपने ज्योतिष को समझने सीखने का आधा रास्ता पार कर लिया है। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि पतीली के सभी चावलों का आप एक अकेले चावल को देखने परखने से अनुमान लगा लेते हैं। ये ठीक उसी तरह का एक चावल का दाना आपके हाथों में दिया जा रहा है। के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। इस एक कारण से हम जो पिछला हमारा सबक था, पाठ था, उसको हम आज दोहरा नहीं पा रहे हैं। हम सीधे आज के मुख्य विषय पर आ रहे हैं, प्रतिपाद्य विषय पर आ रहे हैं, और वो है उत्तरायण यानी मकर संक्रांति। अब जो हमने आज की शिक्षण कक्षा के लिए शीर्षक दिया है, वो शीर्षक ठीक उसी तरह से आपको समझना है जैसे भवन्ति शशिनो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम। ये आपने समझा था। आपने वहां क्या समझा था कि भवन्ति शशिनो मासा, चंद्रमा के महीने ही अधिक मास या मल मास होते हैं। उस वाक्य का अर्थ इस तरह से विस्तृत होता है। ठीक ऐसा ही है आज का ये शीर्षक कि उत्तरायण यानी मकर संक्रांति। उत्तरायण एक वैश्विक घटना है और ये खगोलिकी से जुड़ी हुई है। ये पृथ्वी पर नहीं होती है। पृथ्वी पर ये परिणामी तौर पर होती है। घटना के तौर पर ये आसमान में, अंतरिक्ष में, उसके लिए और भी शब्द आएंगे भी, वहां होती है। और चूंकि संक्रांतियां
अंतरिक्ष में हो रही है, इसलिए वो सारे विश्व के लिए हो रही। वो ऐसा नहीं है कि मेरे देश में हो रही है तो किसी अन्य देश में नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। तो हमारा आज यही समझना रहेगा कि उत्तरायण क्या है, उत्तरायण की जो पहचान है वो किस किस प्रकार से है, और उसका गणितीय अंडरस्टैंडिंग, गणितीय समझ क्या है। तो आइए सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जो उत्तरायण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अयन शब्द का अर्थ होता है मार्ग। उत्तरायण, उत्तर में अयन करना, उत्तर को मार्ग के रूप में चुनना। इसी तरह से अयन अयन शब्द जहां भी लगा है उसका अर्थ है वो उस मार्ग की तरफ चल रहा है। तो सूर्य उत्तरायण क्यों होता है, कब होता है, और उसका गणितीय आकलन क्या है, ये जो बातें हैं ये हमको समझनी है। आप यहाँ कुछ बिंदुओं को बड़े स्पष्ट ढंग से समझ लीजिए। ये जो बिंदु दिए हुए हैं कि उत्तरायण जो है ये सूर्य का दक्षिण परम बिंदु से, आप बिंदु बोला है यहाँ पर, हालांकि वास्तविक शब्द बिंदु नहीं है, पर आपकी समझ में बात ठीक से आ जाए इसलिए मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं। परम दक्षिण बिंदु, परम दक्षिण बिंदु, परम माने वहां से अधिक नहीं जा सकता, परम सीमा का अंत जहां हो जाए वो परम बिंदु कहलाता है। तो सूर्य जो क्रांति वृत्त में उसके पहुंच का जो दक्षिणी किनारे का, दक्षिणी छोर का, दक्षिण अयन का, दक्षिण मार्ग का जो अंतिम बिंदु होता है, उस बिंदु से वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो जो है फिर अपना मार्ग बदलता है। अभी पूरी तौर से आपको एक व्यवहारिक भाषा में बात हो रही है समझने के लिए कि उनने मार्ग बदल दिया। अब वो मार्ग जो है आज के बाद माने उस क्षण के बाद, कौन से, जब वो अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका है, वहां से अब जाने के लिए है नहीं, तो वो फिर मार्ग बदल करके और उत्तर की तरफ उन्मुख हो जाते, उन्मुख ही नहीं गतिमान हो जाते। तो सूर्य का दक्षिण मार्ग से उत्तर मार्ग की तरफ को प्रशस्त होना उत्तरायण है। और इसी तरह से जब वो चलते उत्तरायण में, अब चलते चलते जब उत्तर अयन के अंतिम छोर पे पहुंच जाएंगे तो वहां से जब अपना मार्ग बदलने की व्यवस्था होगी, व्यवस्था शब्द भी मैं लौकिक रूप में कर रहा हूं, व्यवस्था का जो है आगे आपको गणितीय आकलन से पता लगेगा कि क्यों ये व्यवस्था है, क्या है इस व्यवस्था का गणितीय मतलब। तो वो व्यवस्था जब सामने आई तो फिर उन्होंने दक्षिण को मार्ग लिया, वो दक्षिणायन हुआ। इस तरह से सूर्य जो है उत्तर की तरफ प्रशस्त है तो उत्तरायण, और दक्षिण की तरफ प्रशस्त है तो दक्षिणायन। अब ये जो दक्षिणायन है इसको जरा स्पष्ट दिखा दो, इसको, ये बिंदुओं को। ये जो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जो उत्तरायण है इस दिन केवल एक घटना नहीं हो रही है, इस दिन 3 घटनाएं अनिवार्य रूप से होती हैं, और वो घटनाएं हैं, थोड़ा सा स्पष्ट, ये घटनाएं हैं, पहली बात
तो उत्तरायण हो गया, ये तो पहली घटना हो गई। और दूसरी बात है कि जिस दिन उत्तरायण हुआ उसी दिन से शिशिर ऋतु का आरंभ भी होता है। शिशिर ऋतु का आरंभ, ये उत्तरायण हो गया। तो उत्तरायण के बाद शिशिर ऋतु का आरंभ हो गया। और जिस दिन शिशिर ऋतु शुरू होती है, उसी शिशिर ऋतु शुरू होती है तो हेमंत ऋतु खत्म होती है। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु का जो बीच का बिंदु है, ध्यान रखें आप लोग, अयनों पे ऋतुओं का समाप्ति और ऋतुओं का आरंभ होता है। अयनों पे, यानी दो ही तो अयन हुए, दक्षिणायन और उत्तरायण। अयनों पे, अयन बिंदुओं पे ऋतुओं का समापन और आरंभ होता है। और जो संपात है वहां पर मासों का, ऋतु का मध्य बिंदु होकर के मास का आरंभ और मास का अंत होता है। वो मास संपात जो है मास से जुड़े हुए, हालांकि वो भी ऋतु के नियामक हैं और ये भी ऋतु के नियामक है, पर वो किस अर्थ में नियामक है? संपात जो है वो ऋतु का मध्य बिंदु होता है और अयन जो है ये ऋतुओं के आरंभ बिंदु होते हैं। स्पष्ट हो गई बात? तो अब देखिए कि उस दिन, उत्तरायण के दिन शिशिर ऋतु भी शुरू हुई और शिशिर ऋतु का जो प्रथम मास है, पहला महीना है वो, क्योंकि दो दो मासों की ऋतु होती है, तपस्त तपस्यश्च शिशिरा ऋतु, ये वेद का उद्घोष है। तपश्च माघ, तपस्यश्च फाल्गुन, शिशिरा ऋतु, ये शिशिर ऋतु के महीने हैं। तो उस दिन शिशिर ऋतु के साथ जो माघ मास है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही क्रांति वृत्त की, यहाँ जो घटनाक्रम है वो क्रांति वृत्तीय है। तो इस कारण से ये जो है ये सौर मास है, चांद्र मास नहीं। ये कौन सा महीना हो गया? सौर मास। तो ऋतुओं का भी आधार सौर मास है। तो सौर मास शिशिर ऋतु, जो शिशिर ऋतु का जो प्रथम मास है वो माघ मास या वैदिक भाषा में तपस मास, ये उस दिन शुरू होते। अच्छा, अब आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तरायण है ये ही तपस मास की अर्थात माघ मास की संक्रांति भी है और इसको हम लोक भाषा में मकर संक्रांति कहते हैं। आपने समझ लिया, सुन लिया, उत्तरायण ही मकर संक्रांति होती है, यही शीर्षक है, उत्तरायण यानी मकर संक्रांति। अब आपको थोड़ा सा विस्मय हो रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने ये जाना और ये सुना है कि उत्तरायण अलग होता है और मकर संक्रांति फिर कुछ दिनों के बाद अलग होती है। या बहुत से लोग तो ये जानते हैं कि उत्तरायण भी जनवरी में ही होता है और मकर संक्रांति भी उत्तरायण में होता है, होते दोनों अलग अलग है। बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग, ठीक है, हम सब लोगों को एक साथ नहीं समझा सकते, पर जो महानुभाव मेरे सामने आज सम्मुख विराजमान हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उत्तरायण और मकर संक्रांति एक ही घटना के दो नामी पहचान है, दो नामों की पहचान देता है, उत्तरायण और मकर संक्रांति। तो ये कैसे स्पष्ट होती है? ये क्या मैं ही कह रहा हूं या ये और भी कहीं कहा गया है या अन्यत्र यही कहा गया है, मैं वही कह रहा हूं? ये बातें मैं कुछ आपको प्रमाण दे रहा हूं शास्त्रों के, और तब हम इस विषय पर लौट के आएंगे कि ये कैसे होती है, पहचान कैसे बनती है इनकी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं वो दे रहा हूं
वेदांग ज्योतिष का, वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष लगध मुनि का बहुत प्राचीन ग्रंथ है और ज्योतिष जगत में ये मान्यता है, ऐसा माना गया है कि ये जो वेदांग ज्योतिष है ये प्रथम जो है एक प्रामाणिक प्रथम ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं लगध मुनि। लगध मुनि के नाम से ये विख्यात जाना जाता है। तो लगध मुनि कह रहे हैं घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ, घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ छपा ह्रास उद्गतौ दक्षिणे तो विपर्यास, दक्षिणे तो विपर्यास क्षण मुहूर्तेनेन तू। ये वेदांग ज्योतिष का है। घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ, घर्म की, घर्म कहते हैं डे ड्यूरेशन के लिए, दिनमान के लिए। घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ। अब देखिए पुराने समय में जब लगध मुनि का जमाना रहा होगा उस समय काल मापन की इकाइयां ऐसी नहीं होंगी जैसे आज हमारे पास है। आज तो हम एक एक सेकंड के कई अंशों को माप रहे हैं, उसके कई भागों को माप रहे हैं। लेकिन उस समय में जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो थी कि जल भर करके, एक प्रस्त जल भर करके और किसी पात्र में रखा, उसकी एक सुराख बना दी और उस सुराख से वो पानी खत्म होगा तो उससे नापा जाता था कि आज का दिनमान इतना है और आज का दिनमान इतना है। एक प्रस्त अगर जल उसमें ह्रास हो जाए दिनमान में एक प्रस्त समय का, उतना समय जितना कि वो एक जल की मात्रा, वो एक अलग विषय है। आप बस प्रस्त समय को समझ लीजिएगा क्योंकि प्रस्त समय का आप शाब्दिक अर्थ शब्दकोश में ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि वो काल मापन की प्रायोगिक इकाई है। ये है करेक्ट उच्चारण, काल मापन की प्रायोगिक विधि है प्रस्थ। तो घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ, घर्म की वृद्धि होती है एक एक प्रस्थ करके। अब घर्म बढ़ता चला जाएगा, दिनमान बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए बढ़ना कहां से शुरू होता है? बढ़ना हमारे को हमेशा वहां से शुरू होता है जहां से वो निम्न स्तर पर है, तभी तो उसको बढ़ना कहेंगे। यानी कि उससे पहले, अब ये स्वतः सिद्ध शब्द आ गया आपको कि उससे पहले दिन घट रहा था। तो अब इन दो बातों से आपको एक और बात स्पष्ट हो गई कि जो दक्षिणायन है ये दिन के घटने का नाम है और जो उत्तरायण है ये दिन के बढ़ने का नाम है। अब ये अर्थ आ गया आपकी समझ में। घर्म वृद्धि रपाम प्रस्थ छपा ह्रास उद्गतो, और छपा कहते रात्रि के लिए कि ये रात्रि का ह्रास होना होता है कब? उद्गतो, उदक गतो, सूर्य जब उत्तरायण में, उदक क है ये और क के साथ गतो जुड़ करके डबल गा हो गया है, उदक गतो। सूर्य का उत्तरायण में उद्गतो, जब उत्तरायण में प्रविष्टि हुई तो दिन का बढ़ना और रात्रि का घटना शुरू हो जाता है। पर ये इस शिक्षण कक्षा का एक आधार, ये जड़ बिंदु आपको मिल गया। मूल जड़ चेतन नहीं, जड़ मूल बिंदु, आधार बिंदु मिल गया कि जिस दिन से दिन का बढ़ना शुरू हो उस दिन को उत्तरायण का आरंभ होता है। अब ये घटना बढ़ने का क्रम है, ये तो प्रायोगिक बात है। लेकिन गणितीय बात ये है कि उस दिन सूर्य कहां पर होगा। जिस दिन ये घटना हो रही है उस दिन अब हम आकलन करेंगे कि वो क्रांति वृत्त पर सूर्य कहां पर होगा उस दिन। तो आप ये पाएंगे कि सूर्य उस दिन ठीक 270 अंश पे प्रविष्ट होता है, से आगे प्रविष्ट होता है। 270 अंश को आप लोग पहले से समझ चुके हैं कि 30 अंश की एक राशि हुई, 9 को 30 से गुणा करा तो 270 माने 9 राशियां पूरी हो गई। और जब 9 राशियां
अंश की पूर्ति के साथ ही मकर राशि शुरू हो जाती है, मकर खंड शुरू हो जाता है, क्रांति वृत्त का वो 10म खंड शुरू हो जाता है। उस 10म खंड में प्रविष्टि होने का ही नाम हो गया कि उत्तरायण, यानी 270 अंश से आगे निकलना। अब मैं समझता हूं इस व्याख्या के साथ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उत्तरायण जिस दिन होता है उस दिन सूर्य 270 अंश पे होता है, और यही वेदांग ज्योतिष कह रहा। उद्गयनम अघर्म वृद्धिरपाम प्रस्तः क्षपाह्रासः उद्गतौ दक्षिणेतो विपर्यासः क्षण मुहूर्तेन, और उसके बाद जो है वो बढ़ना जो है मूर्त परिमाप से वो बढ़ना रात्रि का घटना और दिन का बढ़ना शुरू होता है। ये था वेदांग ज्योतिष का प्रमाण। अब देखिए एक और प्रमाण आपको आता है, और वो है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत कह रहा है कि भानोर मकर संक्रांति, भानोर मकर संक्रांति क्षणमासा उत्तरायण। भानु की मकर संक्रांति से, बड़ा स्पष्ट तौर से समझना होगा आपको, भानु की, सूर्य की, उत्तरायण की संक्रांति से, भानोर मकर संक्रांति क्षण मासा 6 महीने होते हैं उत्तरायण के, यानी मकर संक्रांति के साथ ही उत्तरायण हो गया। यानी जो हमने आज शीर्षक दिया है उत्तरायण यानी मकर संक्रांति, वो बात ये विष्णु पुराण भी कह रहा है। विष्णु पुराण का ये 28 ये जो है ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण का है, क्रम संख्या है इसमें 28 दी हुई, मैं आपको बाद में वो भी बता दूंगा ये अध्याय और इसका क्रम। अयनश्चोत्तरस्यादो मकरम याति भास्करः ततः कुंभम च मीनं च राशे राशांतरम द्विज, ये विष्णु पुराण का है। तो हम सूर्य सिद्धांत की बात कर रहे थे पहले, भानोर मकर संक्रांति क्षणमासा उत्तरायणम। सूर्य सिद्धांत ने बोला कर्कादेशु तथैव स्यात् क्षणमासा दक्षिणायनम। ठीक ऐसा ही कर्क के द्वारा, कर्क में प्रविष्टि के साथ सूर्य की 6 महीने की यात्रा दक्षिणायन की होती है, ये सूर्य सिद्धांत में। और फिर मैंने आपको ये अभी विष्णु पुराण का बताया, अयनश्चोत्तरस्यादो मकरम याति भास्कर, वो भी कह रहा है। मैंने बहुत से विद्वानों ये कहा है, चलती रहती है चर्चा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हमें कोई आदमी, कोई भी विद्वान एक भी तो प्रमाण ऐसे बता दो जिसमें कि 2 शर्तें, मकर संक्रांति या उत्तरायण अलग अलग कहा गया हो, एक भी प्रमाण दे दो, किसी भी शास्त्र से, वेद से दे दो, वेदांग से दे दो, सूर्य सिद्धांत से दे दो, किसी और सिद्धांत से दे दो, और पुराण से दे दो, एक भी प्रमाण। और हम आपको इतने प्रमाण दे रहे हैं। हमने सूर्य सिद्धांत की बात कर दी, हमने पंच सिद्धांतिका की बात कर दी, हमने अभी ये विष्णु पुराण की बात कर रहे हैं, हमने वेदांग ज्योतिष की बात कर दी आपसे। तो विष्णु पुराण कह रहा है अयनश्चोत्तरस्यादो मकरम याति भास्करः उत्तरायण, अयन के, कौन से अयन के? उत्तरस्य, अयनस्य उत्तरस्य, उत्तर अयन के आदौ प्रारंभ में, आदौ राम तपोवनादिगमनम मत्वा मृगकांचन, आदौ माने आरंभ में। तो आदौ अयनस्य उत्तरस्य, उत्तर अयन के आदि में मकरम याति भास्करः, मकर में जाता है भास्कर सूर्य। बड़ा स्पष्ट हो गया, कुछ समझने को बाकी बचा ही नहीं। फिर कह रहे ततः कुंभम च मीनं च राशे राशांतरम द्विज, और फिर वहां से कुंभ मीन, इस तरह से राशि राशि में सूर्य जो है वो बढ़ता रहता है। एक और सुनिए, कर्कटावस्थिते भानु, कर्कटावस्थिते भानु, कर्कट में अवस्थित भानु, कर्कट कर्कटावस्थितो भानु दक्षिणायनम उच्यते, उस दिन दक्षिणायन कहा जाता है। और उत्तरायणम अपि उक्तम, अब बहुत ही स्पष्ट बात, सभी स्पष्ट है, एक भी थोड़ी शंका की नहीं है। उत्तरायणम अपि उक्तम मकरस्थे दिवाकरे, मकरस्थे दिवाकरे,
उत्तरायणम अपि उक्तम, ये हो गया उत्तरायणम्यपि उक्तम, उत्तरायणम्यप्युक्तम म्यपि उक्तम अपि उक्तम भी कहा जाता है, उत्तरायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि मकर के दिवाकरे, मकर के दिवाकर के मकर में होने को उसे उत्तरायण भी कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि एक चावल से आप पूरी पतीली के चावलों का अनुमान लगाने जा रहे हैं। पूरा जो है खगोलिकी का एक क्रांतिवृत्त और राशियों का एक बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा सिद्धांत आज आपकी समझ में आने वाला है। इसलिए मकर संक्रांति जो है वो उत्तरायण और मकर संक्रांति वो एक ही दिन के नाम है, दो पहचाने हैं। पहली पहचान क्या है, अब इस विषय पर आते हैं। तो देखिए, हम से अगर कोई कहे कि उत्तरायण होता ही क्यों है, तो हमारे पास जवाब आ गया कि वो छोर पर चलते चलते अंतिम बिंदु था। उस अंतिम बिंदु को ज्योतिष की भाषा में कहते हैं परम क्रांति। ये परम क्रांति जो है, इस पर हम अभी और आगे आपको समझाएंगे कि ये परम क्रांति, क्रांति बिंदु और विषुववृत्त के बीच का कोण होता है और उससे भोगांशों का सीधा संबंध होता है। तो जो परम क्रांति है, जहां से क्रांति अधिक नहीं जा बढ़ सकती है, उस बिंदु पर उत्तरायण होता है। ये हो गया उत्तरायण की घटना का कारण। और इस घटना का पहचान क्या है, ये कहां पर होता है, ये उत्तरायण होता कहां पर है। पहला कारण था उत्तरायण होता क्यों है। अब दूसरा है कि उत्तरायण होता कहां पर है। अब उसका उत्तर है उत्तरायण जो है जहां पर परम क्रांति हो जाती है, वहां पर उत्तरायण होता है। अब इसका गणितीय पहचान क्या है, तो सबके सामने हम अब ये उत्तरायण के उस गणितीय पहचान के विषय पर आ रहे हैं। तो आज आइए हम आपको तीन सूत्र दे रहे हैं और इन तीन सूत्रों को आप लोग अभ्यास पूर्वक समझना है। जो तुरंत सक्षम है वो तो शुरू कर लेंगे कल से ही, लेकिन जो तुरंत सक्षम नहीं है उनको अभ्यास और अभ्यास पूर्वक से इनका यहाँ तक आना होगा और तब उनको पहचानना होगा कि इन गणितों इन माध्यमों से हम गणित को कैसे आगे बढ़ा सकते। तो आइए, सबसे पहला जो सूत्र है वो है, हिंदी में, अंग्रेजी में होता है ज्या भोगांश। ज्या भोगांश, सूर्य का जो ज्या भोगांश है, ज्या उसकी ज्या यानी साइन लॉन्गिट्यूड्स ऑफ सन, सूर्य का ज्या भोगांश जो है क्रांति की ज्या और परम क्रांति की ज्या का गुणनफल होता है। ये है सिद्धांत। सूर्य का जो भोगांश है ये गुणनफल नहीं, वो सूर्य की जो क्रांति होती है, इसमें सुधार कर ले, वो जो भोगांश गुणनफल बोला मैंने वो गलत है। ज्या और जो है ज्या में सूर्य की परम क्रांति का भागफल होता है, भागफल है। गुणा वाला दूसरा सूत्र है, वो दूसरा अब बोल रहा हूं। सूर्य की जो क्रांति होती है ये सूर्य के भोगांश की ज्या का और परम क्रांति की ज्या का गुणनफल होता है। ये है गुणनफल वाला, क्योंकि मैंने एक ही सूत्र से ये तीन सूत्र स्पष्ट किए हैं आप लोगों के लिए इसी क्रम में कि पहला, अगर आपको सूर्य की क्रांति जाननी होगी तो कैसे जानोगे, तो सूर्य की क्रांति जानोगे तो सूर्य की जो भोगांश की ज्या निकालोगे और सूर्य की भोगांश की ज्या को सूर्य की परम क्रांति की ज्या से गुणा कर दोगे, तब उनका जो उनकी ज्या का मान आएगा वो आएगा सूर्य की क्रांति। एक बात। दूसरी बात कि भोगांश कैसे जानोगे, इस भोगांश का हम आपको गणितीय उदाहरण भी दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो मैंने पहले बोला था जिसमें गुणा शब्द गलत हो गया था, उसी का उदाहरण आपको करा रहा हूं। तो जो
सूर्य की क्रांति है उसकी ज्या, और उसमें सूर्य की परम क्रांति की ज्या, यानी साइन डिक्लिनेशन, साइन क्रांति ऑफ सन डिवाइडेड बाय साइन परम क्रांति, ये सूत्र है। इस सूत्र से आइए आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले कि हम ले रहे हैं 22 तारीख को सूर्य का की परम क्रांति और क्रांति से हम उस दिन का भोगांश जान रहे हैं कि सूर्य जो है कितने भोगांश पर होगा। अगर 270 भोगांश आ गया तो हमारा जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा शिक्षण चल रहा है वो सही हो गया, और अगर नहीं आया तो उस पर फिर हमको सोचना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले उस दिन क्रांति क्या है, आपको बाकायदा पंचांग खोलना पड़ेगा, और पंचांग में आपको ये है कौन सा पंचांग है ये हाँ 22 दिसंबर। अब आपको 22 दिसंबर का पंचांग लेना है। 22 दिसंबर में संक्रांति की बात आई है, तो आप देखें कि 22 दिसंबर को सूर्य की जो क्रांति है ये है -23 अंश 26 कला और 13 भी कला। माइनस का क्या अर्थ हुआ, जब सूर्य की क्रांति दक्षिण में होती है तो उसे माइनस चिन्ह दिया जाता है। आप उसमें दक्षिण और उत्तर भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप गणित करोगे तो तब आपको ये चिन्ह काम में लेना पड़ेगा। आप दक्षिण क्रांति भी बोल सकते हो, आप उत्तर क्रांति भी बोल सकते हो। तो सूर्य की क्रांति पंचांग का पृष्ठ है 88 इस साल के पंचांग का। ये रहा इस साल का पंचांग, और इस पंचांग का पेज नंबर 88 वो आपको वहां भी दिखाया जा रहा है। तो ये 88 पेज पर सूर्य की क्रांति दी हुई है -23 अंश 26 कला और 13 भी कला। तो आइए कैसे करते हैं सबसे। और उस दिन परम क्रांति कितनी है, परम क्रांति है सूर्य की 23 अंश 26 कला और 17 भी कला। ये दो तत्व, दो आधार, दो गणितीय मान आपके हाथ में होने चाहिए। अब आपको जानना है कि उस दिन सूर्य कहाँ है। और याद रखिए, ये जो हमने क्रांति ली है ये हम 22 तारीख की प्रातःकाल 5:30 की ले रहे हैं। 22 तारीख, ये ध्यान में बना रहना चाहिए। तो आपने लिया ये, थोड़ा सा इसको साइन -23 26 17 या ऋण 23 अंश 26 कला और 17 भी कला। ये जब आप लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ऋण 0.397757। आगे भी है लेकिन आप एक अंक बढ़ा करके 4 अंकों के बाद एक अंक बढ़ा करके ले सकते हैं। जब लंबी माप हो, लंबी गणना हो, तो डेसिमल के बाद आप 4 अंक लेकर के 5वें अंक को +1 कर दो। जैसे प्लस वहां पर अगर 6 है तो उसे 7 कर दो। बहुत लंबी गणना लेने की जरूरत नहीं है, हमें विषय समझना है। बहुत एक्यूरेसी जहां हमको देखनी हो तो वहां हम ले भी सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आया -0.397758 कर दिया हमने इसको, वहां 7 था। तो ये आया साइन -23 अंश 26 कला 17 विकला का मान कितना आया, -0.397758। अब उसके बाद इस मान में भाग देना है। किसका भाग देना है, साइन परम क्रांति का, ज्या की परम क्रांति की ज्या का, परम क्रांति की ज्या या साइन परम क्रांति, एक ही बात। तो साइन परम क्रांति हुआ 23 अंश 26 कला और 17 विकला। ये जब आपने मान लिया तो इसका आया 0.397757 और 8 5 8, इसको भी 5 8 कर दो, लगभग लगभग बराबर आ गया, लगभग लगभग, बहुत मामूली आगे डेसिमल में 2-1 अंकों का फर्क है। तो ये आ गया, और आपने देखा कि इनका मान होता है कि जो साइन क्रांति आई है उसमें साइन परम क्रांति का भाग दे करके, तो आपने भाग दे दिया। जब भाग आपने दिया तो
तो इसका अब जो आया भाग करके आया -1। इस -1 की फिर रिवर्स में क्रांति निकाली, साइन वैल्यू निकाली, तो इसको कहते हैं साइन -1 इंटू -1, साइन की नेगेटिव वैल्यू, तो साइन ऊपर -1 इंटू -1, तो ये करके आया, कितना आया, हाँ 90, ऋण 90, ये आया ऋण 90, -90 आ गया। अब जब -90 है तो माइनस में तो भोगांश होते नहीं है, लॉन्गिट्यूड जो है वो माइनस में नहीं होता, तो -90 का अर्थ हुआ कि उसमें 360 जोड़। अब आपने 360 जोड़ा, जब 360 जोड़ोगे तो 360 में से -90 घट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 270 अंश। अब देखिए, अब आप फिर पंचांग को हाथ में लीजिए और आप देखिए कि आपने 22 तारीख में कितना है, वहां 270 अंश है। 22 तारीख में सूर्य 270 अंश है। अब 270 अंश का क्या मतलब हुआ, 270 अंश का मतलब हुआ मकर संक्रांति। अब यहाँ 270 अंश से थोड़ा आगे आया है क्योंकि मकर संक्रांति इससे पहले घटित हो चुकी है। एग्जैक्ट मकर संक्रांति के टाइम का आप अगर लॉन्गिट्यूड और निकालोगे, एग्जैक्ट मकर संक्रांति किस टाइम हुई है, मकर संक्रांति किस टाइम हुई है, मकर संक्रांति हो रही है 21 दिसंबर के 2:54 पर, और हम मकर संक्रांति को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, वो किस दिन कर रहे हैं, 22 तारीख। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, आप 21 को भी मना सकते हो, कोई मनाही नहीं, कोई 21 को मनाओ। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो जैसे त्योहारों में बातें बनती है ना 50, अरे नहीं आप इस दिन नहीं है, इस दिन का ये दोष है, इन दिन कोई दोष नहीं है, कहीं दोष नहीं। 21 तारीख को संक्रांति घटने के बाद आप 21 को कर सकते हैं। हमने 22 में इसलिए लगाया है क्योंकि जो 22 जब मकर संक्रांति हुई तो उस समय अपराह्न के 2:54 हो रहे हैं, तो जो कल का सूर्योदय है वो मकर संक्रांति का पहला सूर्योदय, इसलिए हमने 22 में लगाई है। और जो हमारा कैलेंडर है वो 22 में 1 गते माघ मास दिखा रहा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, परंतु आपका जो गणितीय ज्ञान है वो गणितीय ज्ञान ये है कि जिस क्षण में जैसे 2:54 पे सूर्य जो है वो उत्तरायण हुआ है, अगर आप उस टाइम के लिए क्रांति परम क्रांति गणित करोगे तो आपका लॉन्गिट्यूड 270 डिग्री ही आएगा। अब जब आपने गणित से ये चीज देख ली कि हमारा जो मान आ गया 270 वैल्यू, तो जो आज की शिक्षण का जो शीर्षक है वो भी आपकी समझ में आ गया कि उत्तरायण यानी मकर संक्रांति, उत्तरायण यानी मकर संक्रांति। अब हम एक और विषय पर पढ़ रहे हैं और ये समझ लीजिए कि आज के विषय को समझने का ये जैसे अभी भोगांश वाला बिंदु था, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो वैसे ही अब हमने एक और बिंदु लिया है और देखिए ये हमारे पास जो है ये पारंपरिक पंचांग है, पारंपरिक एफेमेरी है। ये इसका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं किसी का नाम उछालना नहीं चाहता हूँ, पर ये मैंने आपको ये एफेमेरी है और ये बड़ी प्रचलित एफेमेरी है। और इन्होंने जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति दिखा रखी है और 14 जनवरी को सूर्य की क्रांति दिखा रखी है 21 अंश 26 कला। अब देखिए ये अब उदाहरण गणित का हम आपको करके दिखा रहे हैं कि 21 अंश और 26 कला से अगर हम सूर्य का भोगांश निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है। तो देखिए ठीक वही सूत्र होगा जो आपको पहले बता दिया गया है। अभी ये गणना होगी, देखिए 14 जनवरी का जो सूर्य है उसकी क्रांति है 21 अंश 26 कला, तो हमने पहले ज्या क्रांति का मान निकाला, तो ज्या क्रांति का मान आया -0.3654184। हालांकि 4 से भी आगे है लेकिन वहां पर 3 का अंक था, हमने 3 को बढ़ा करके 4 कर दिया, बाकी को छोड़।
आप पूरा भी ले सकते हैं। तो -0.3654 और परम क्रांति का मान तो वही होगा जो हमने पहले निकाला, क्योंकि वहां भी परम क्रांति का मान निकला हुआ है। परम क्रांति वही है 0.397758, ये आ गया। अब इनको हमने जब भाग दिया तो जैसे वहां भाग दिया ठीक वैसे यहां भी भाग दिया। क्रांति की ज्या से जो वैल्यू आई थी और परम क्रांति उस वैल्यू में भाग दिया, परम क्रांति की ज्या का उस वैल्यू में भाग दिया। जब उस वैल्यू में भाग दिया तो आया 0.918668, ये आया। तो अब ये 0.0 -0.9186968। अब जब हमने इस मान को साइन इनवर्स वैल्यू के साथ गुणा करा तो इसका मान आया -66, मान आया -66.73628। बहुत अच्छा, सारी गणित आपके सामने आ रही है और ये आपको बड़ी हेल्प जैसे कि करती ही है, बहुत करेगी। ये सारी गणित आपके सामने सम्मुख होगी और आप उस पर अभ्यास करेंगे। तो ये जो वैल्यू आई, ये आई -66.73628। अब ये चूंकि ये भी वैल्यू माइनस में है, माइनस में लॉन्गिट्यूड होता नहीं है, तो इसमें आप 360 जोड़ेंगे तो ये आया 293.263713, ये आया। और इसको जब हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया तो ये आया आपका 293 अंश 15 कला 49 विकला। समझ में आ गई क्या बोला हमने? ये जो वैल्यू आई, ये आई 293 अंश 15 कला और 49 विकला। लेकिन उसी पंचांग का, मैं फ्रंट पेज नहीं दिखा रहा हूं, उसी पंचांग का जब हमने 14 जनवरी को सूर्य का भोगांश दिखाया तो उन्होंने दिखा रखा है 269। पकड़ी गई गलती, सिद्धांतहीनता। ये कोई सिद्धांत ही नहीं है। जब क्रांति, ये क्या सिद्धांत हुआ? तो कोई समझे या न समझे, हमें इसके पीछे नहीं पड़ना। कोई हमारी बात माने, कब माने, नहीं माने, ये उसकी आजादी। गणित पूर्वक एक सत्य को सामने रख रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ 293 अंश 15 कला और 49 भी कला आया 14 जनवरी का सूर्य। अब हम इसी को अपने पंचांग में देखते हैं कि हमने जो 14 जनवरी है उसमें सूर्य कहाँ दिखा रखा है। अपने पंचांग में जब हम 14 जनवरी को दिखाएंगे तो हमने सूर्य को कहाँ दिखा रखा है? ये आया 14 जनवरी 24 गते। अब ये देखिए 24 गते में सूर्य दिखा रखा है, ये 23 गते में 293 से आगे बढ़ गया सूर्य। तो ये चीज वो आई जो हमने कही है। ये है उसका 21 अंश 26 कला। और अब देखिए क्रांति, देखिए यहाँ क्रांति हमने जो ले रखी है ये पिछले साल का है, और ज्यादा स्पष्टि के लिए ये पिछले साल की क्रांति है। अब आइए, ये 14 जनवरी जब हमने लिया तो ये 14 जनवरी 24 गते में ये देखिए हमारा सूर्य आया है 293 अंश 17 कला। अब चूंकि जो है एग्जैक्ट वही आ गई जो क्रांति और परम क्रांति के
विधि से जो सूर्य का भोगांश आया वो 293 आया, ठीक उसी डेट में। ये इनका पिछले साल का है, हमने भी ये पिछले साल का लिया है, ये पिछले साल का ले लिया हमने, और पिछले साल के उसमें देखा हमने तो हमारा ये 293 आ गया। और क्रांति देखी तो क्रांति है 21, 25, 46, तो वो तो कोई बात नहीं, 21, 25, 46 या हम विकला में, या 21, 26 कला में राउंड ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। उस पर हम गणित कर रहे हैं तो हमारा भोगांश आया 293 अंश, और वो उनका भोगांश आया जो है 200 कितना आया, 269, 8, 2, 40 और 20, 269। ये गड़बड़ नहीं चलनी चाहिए, कम से कम आप लोगों के समझ में या आप लोगों के व्यवहार में आपको ये अंतर समझना है कि ये जो गणितीय अंतर है ये क्यों है और कितना गलत। तो ये एक बात, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, समय जरा कम रह रहा है, लेकिन हमको कुछ आपको एक और बात ये कह रहे हैं कि ये जो क्रांति है और भोगांश है, इनका बहुत साम्य होता है, इसके बिना कुछ भी गणित ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ती है। आपको अगर चरांतर निकालना है, क्योंकि देखिए जैसे सूर्योदय सूर्यास्त है, सूर्योदय सूर्यास्त वो कभी भी बिना क्रांति के निकलता ही नहीं है, और जब आप क्रांति से निकालेंगे तो आप जो है तथ्यों को वैसा निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे चरांतर है, ये आगे विषय आएगा आपका, बहुत विस्तार से हम आपको सारी गणितें समझाएंगे। सूर्योदय का है, सूर्यास्त का है, उसमें चरांतर का है, उसमें काल समीकरण का, ये सारी गणितें आएंगी आपको ध्यान देना है, जागरूकता से समझना है और आगे बढ़ना है। हम सब कुछ सामने रखने के लिए तैयार। तो अब जो बात हम आपको कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो उसका सूत्र है, दिनमान को, सीधे दिनमान को निकालने का सूत्र है। दिनमान के लिए वेदांग ज्योतिष में क्या है, घर्म वृद्धिर रपाम प्रस्थित, घर्म शब्द है वहां। तो ये दिनमान जो है, इस दिनमान को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और उसको आप नोट कर लीजिए, वो है 2/15 गुणा गए कॉस रिवर्स, कॉस -1, और इसकी वैल्यू होती है -10 लैटिट्यूड गुणा गया 10 ± डिक्लिनेशन, यानी कि माइनस स्पर्शजा अक्षांश की ऋण स्पर्शजा गुणा गया क्रांति की ऋण या धन। ऋण या धन से क्या मतलब है, चाहे ऋण हो और धन हो। ऋण और धन कब होती है, जब उत्तरायण में होता है सूर्य तो धनात्मक होती है, और जब दक्षिणायण में होता है तो ऋणात्मक होती है। इसी के लिए मैंने एक बार आपको पहले ये भी कहा था कि आप ऋण धन न लगा करके उसके साथ उत्तर या दक्षिण भी लिख सकते हैं, परंतु जब आप गणितीय एक्सप्लेनेशन करेंगे, गणितीय अभ्यास करेंगे, तो आपको ऋण या धन लगाना होगा, तभी वो उसका मान है, वहां साउथ और नॉर्थ से नहीं चलेगा। तो ये सूत्र है 2/15, ये सूत्र आपके सामने लिख दिया गया है, ये वैल्यू है। आइए हमने इसके लिए एक दिन लिया है, और ये दिन लिया है हमने कौन सा दिन ले रहे हैं, 11 दिसंबर 24 का दिन लिया है। 11 दिसंबर 24 का दिन जो है, क्योंकि उसमें क्रांति में अंतर है, परम क्रांति से अलग है। अगर हम आज का दिन लेंगे तो वो परम क्रांति के बहुत नजदीक आएगा, उसमें आपको गणित उतनी स्पष्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने 11 दिसंबर का दिन लिया है, उदाहरण का दिन कि 11 दिसंबर को हम दिनमान निकाल रहे हैं। 11 दिसंबर का जब दिनमान निकाला तो सूत्र में जो आया वो है पहले -10 लैटिट्यूड। अब दिल्ली का जो लैटिट्यूड है ये है 28 अंश 39 कला, तो आप इसको करेंगे माइनस लैटिट्यूड को करेंगे तो इसकी वैल्यू आई -0.424835,
2839 से माइनस, हाँ बहुत सुंदर, 10 लैटिट्यूड की आया माइनस 0.42483532। ये 32 को आप चाहे तो इसको 3 कर दीजिए। और जब आपने माइनस 10, एक यहाँ पर एक गलती हो गई, ये माइनस जो वैल्यू निकाली है अभी, ये 10 क्रांति की वैल्यू है, उसको ठीक कर लो वहां पर। ये माइनस 10 की है, वो थोड़ा लिखने में जो है 10 लैटिट्यूड की वैल्यू है माइनस 0, या तो इसको वैल्यू को मिटा दो या 10 लैटिट्यूड को मिटा दो। 10 लैटिट्यूड की वैल्यू है माइनस 0.5463504350 और अब निकालो 10 माइनस क्रांति की वैल्यू, और वो आई आपकी जो मैंने पहले लिखाई थी, वो है 0.8354। अब इनको दोनों को गुणा कर दिया, दोनों वैल्यू को। जब दोनों वैल्यूज को गुणा किया तो इनका मान आया 0.23210। 23210। याद रखिए, ऊपर जो दोनों वैल्यू निकाली है उनमें दोनों में माइनस माइनस है, ये ध्यान रखें आप, इसीलिए यहाँ गुणा में माइनस माइनस का प्लस हो गया है। अब वैल्यू आई 0, ये प्लस में आई है, 0.223210892। ये आ गया वैल्यू इसकी। और ये इनका जब गुणा, ये जो है 0.232100892 है, इस वैल्यू का हमने कॉस रिवर्स में वैल्यू प्राप्त की, तो वो वैल्यू आई, इसको लिख सकते हैं आप, कॉस -1, कॉस की -1 इंटू ये वैल्यू गुणा गया 0.232100892। ये जब गुणा करा तो तब आई आपकी वैल्यू 76.57838738। दोबारा से बोल रहा हूं, एक अंक बीच में वो बोल गया था, 76.578738 ये आया। और इसको फिर आपने 2/15 से गुणा करना है। जब 25 पॉइंट से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू आई 10.21, 10 पॉइंट, वेरी गुड, हाँ ठीक है, 10.210087 ये वैल्यू आई। ये आ गया आपका दिनमान, डे की वैल्यू आ गई, दिन का मान आ गया। ये आया आपका 10.21008887 और ये वैल्यू होती है आपकी 10 घंटे 12 मिनट 39 सेकंड। 10 घंटे 12 मिनट 39 सेकंड। अब देखिए, अब आया आपको, अब फिर पंचांग लाया जाए आपके सामने 11/12/24 का। 11/12/24 का जब पंचांग आपके सामने लाएंगे तब आपको 11/12/24 ये अब का है, 11/12/24, 11/12 सितंबर, नवंबर, 11/12/24, ये 11 आया 20 गते। तो 20 गते का जो सूर्योदय है, जो वो है, वो आया, ये 20 गते का ये आया आपका 7:08 सूर्योदय और 7:21 सूर्यास्त। अब इसको घटाया, 7:21 में से 7:08 आया, तो आया 10 घंटे 13 मिनट। घटाइए, वहां भी लिख दीजिए 10 घंटे 13 मिनट। 17:21 का जो है वो है सूर्यास्त।
तो 17:21 का सूर्यास्त है और 7:08 का सूर्योदय है। तो 17:21 में से 7:08 का टाइम घटाएंगे तो अंतर आया 10:13 और आप देख रहे हैं कि हमने जो सूर्य दिनमान निकाला है, ऊपर आप जो ये ऊपर गणित आपको दी है, उसमें दिनमान आया 10 घंटे 12 मिनट 39 सेकंड। अब ये 10 12 39 और ये 10 13, ये सिंपली क्या है, आपने देखा होगा हम पंचांग में लिखा हुआ है कि जहां भी जो है 30 सेकंड से ऊपर के सेकंड है उसको हमने अपर अंक में ले लिया है और जो निकटतम वैल्यू ले ली है। और अगर ये होता 10 12 25 तो हमने ये 10 12 रखना था। आप देख रहे हैं कि 10 घंटा 13 मिनट का आया है, वहां आपके सामने गणित उसमें है, और हमारा जो गणित करके आया वो 10:12 आया। देखिए कितना हमारा स्पष्ट गणित। हमारे पास समय नहीं है, हम अभी आपको इसका आधार पर सूर्योदय सूर्यास्त भी निकाल के बताते, तो आप देखते कि एग्जैक्ट वही आएगा जो हमने पंचांग में दे रखा है। महानुभावों, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं कई बार कहा करता हूं कि ये हमारे मन की एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि इतने बड़े विशाल देश में, इतने बड़े ज्ञानियों के देश में, और जबकि हमारे ऋषियों ने हमारे को सब कुछ सही सही रखा हुआ है, और हम उनके अनुयायी कितने गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख, और इस दुख ने मुझे इस ज्योतिष के इतने बड़े काम में जुटा दिया है। लेकिन मैं ये सोच करके अपना संतोष व्यक्त कर रहा हूं कि आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप यहाँ ये मीटिंग पे मुझे बहुत लोग सुन रहे। कभी कभी मैं कहा करता था कि वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्या क्या फायदा ऐसे नाचने का जो कुछ देख ही ना पाए, कुछ देखने वाले भी तो हो। तो मैं आपका इस भद्र भाव से धन्यवाद करता हूँ कि आप कहीं भी, जो भी लोग हैं, केवल आप जो यहाँ पर जूम मीटिंग में मेरे साथ है, मैं उन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तमाम जगहों पर मेरे से जुड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। उन सब का मैं बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। इस विद्या को समझिए, आगे बढ़ाइए, अपने त्योहारों को गलत मनाने की सीमा रेखा से बाहर आइए। हाँ, मैं कह रहा हूं मेरे कारण से नहीं, आपको समझना होगा, अपने आप भी समझना है, और अपनी समझ जब आपको स्पष्ट हो जाए तब अवश्य अपनी बात को अवश्य मानिए। ये मेरा वो है। मैं समझता हूं कि आज हम इतना ही कर पाएंगे।